Welcome. The topic we are discussing in this session is the fatty acid metabolism. In the fatty acid metabolism पहले हम ये सीखेंगे कि fatty acid बनता कैसे, फिर हम इसको सीखेंगे कि कैसे ये टूटता है, how we are going to utilize that. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैटी एसिड क्या होता है. फैटी एसिड का मतलब होता है कार्बन चेन विथ एसिड. बेसिकली अगर मैं आपको ये प्रोसेस बोल रहा हूँ कि मेरे को फैटी एसिड बनाना है, तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं. हम बनाना चाह रहे हैं कार्बन चेन विथ एसिड. अब वो जो कार्बन चेन हम बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर कार्बन के जो नंबर है वो वेरी करेंगे. इट कैन बी 10 कार्बन, 20 कार्बन, 15 कार्बन, कुछ भी हो सकता है. बट बेसिकली मेरे को एक कार्बन चेन बनानी है और एक एसिड ऐड करना है. अब ये पॉइंट है कि ये कार्बन आएंगे कहां से, ये कार्बन देगा कौन. सो व्हाट हैपेंस इज, आपने एक चीज नहीं होगी, जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं वो मोटा हो जाता है. मीठे का मतलब तो ग्लूकोज होता है और मोटापे के लिए तो फैट होना चाहिए. तो बेसिकली कहीं ना कहीं ग्लूकोज और फैट आपस में रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है? जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो पाइरूवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस से. ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और हमने सीखा था कि ये जो पाइरूवेट होता है, ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोए में, विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल. तो एसिटाइल कोए के पास 2 कार्बन देने की कैपेसिटी होती है. तो अगर मेरे को फैटी एसिड बनाना है तो बेसिकली वी विल यूज द कार्बन ऑफ एसिटाइल कोए. मान लीजिए मेरे को एक 6 कार्बन चेन का फैटी एसिड बनाना है. 6 कार्बन चेन का फैटी एसिड बनाना है तो मेरे को 6 कार्बन चाहिए. ये 6 कार्बन कौन देगा? ये देगा एसिटाइल कोए. एक एसिटाइल कोए कितने कार्बन दे सकता है? 2. सो बेसिकली हमें क्या करना होगा, अगर फैटी एसिड बनाना है तो मेरे को 3 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल चाहिए. 3 molecules of acetyl CoA will give total of 6 carbons. अगर मेरे को 8 कार्बन चेन का बनाना है तो 4 एसिटाइल कोए चाहिएगा. 20 कार्बन का बनाना है तो 10 एसिटाइल कोए चाहिएगा. सो बेसिकली द पॉइंट ये है कि अगर फैटी एसिड बनाना है तो कार्बन देगा कौन? कार्बन देगा एसिटाइल कोए. सो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो लोग मीठा खाएंगे वो ज्यादा उनके अंदर फैट बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि ग्लूकोज से पाइरूवेट, पाइरूवेट से एसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए से फैट बन सकता है. The more the glucose, the more the fatty acid. The patient becomes obese. So once you have this thing in your mind, let's see how the fatty acid synthesis occurs. So when it comes to fatty acid synthesis, the fatty acid synthesis pathway is also called as the Lennon's spiral. Also called as the Lennon's spiral. Now how it occurs? See, what we have discussed so far is, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो ग्लूकोज आप खाते हो, जब इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है तो पाइरूवेट बनता है. ये पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में. नाउ वी वांट टू डू द फैटी एसिड सिंथेसिस. फैटी एसिड सिंथेसिस जो होता है, द प्लेस ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस इज साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. सो अब पॉइंट ये है कि फैटी एसिड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है एसिटाइल कोए. और आप देखो अभी एसिटाइल कोए कहाँ पे पड़ा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और अब मैं बोल रहा हूँ कि फैटी एसिड सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में होगा. तो हमारे दिमाग में स्टेप बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे को एसिटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में लाना पड़ेगा. एसिटाइल कोए में 2 कार्बन होते हैं. अगर मेरे को इसको साइटोप्लाज्म में लाना है, इट कैन नॉट कम आउट डायरेक्टली. इट हैज टू यूज सम शटल एंड द नेम ऑफ दैट शटल इज सिट्रेट शटल. विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट शटल एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे. Now, how many molecules of acetyl CoA will come? It will depend कि आपको कितना बड़ा फैटी एसिड बनाना है. 10 कार्बन का बनाना है तो 5 एसिटाइल कोए भेज दो. 16 कार्बन का बनाना है 8 एसिटाइल कोए भेज दो. सो आई एम राइटिंग n. हमें नहीं पता कि कितने एसिटाइल कोए आएंगे. ये डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा फैटी एसिड आपको बनाना है. उसके अकॉर्डिंग आप एसिटाइल कोए भेज देंगे. दिस इज द स्टेप नंबर 1. So step number 1 is the transport of acetyl CoA from the mitochondria to cytoplasm via the citrate shuttle. Now once the n molecules will come, जितने भी मॉलिक्यूल लाने थे आप लेके आ गए. उनमें से अब बहुत ध्यान से सुनना. आप जितने भी एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल आप लेके आए उसमें से केवल एक मॉलिक्यूल को लेना है. ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए. यू विल टेक ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए और उस एसिटाइल कोए को मॉलिक्यूल को यू विल कन्वर्ट इनटू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मेलोनाइल कोए. एसिटाइल कोए को कन्वर्ट करेंगे हम मेलोनाइल कोए में, विच इज ऑफ 3 कार्बन. एसिटाइल कोए को कन्वर्ट कर दिया मेलोनाइल कोए में. जब आप एसिटाइल कोए को मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट करते हो 2 कार्बन टू 3 कार्बन, मतलब कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. द नेम ऑफ द एंजाइम इज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज. दिस एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इज द मोस्ट लेजी एंजाइम ऑफ दिस फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे. पॉइंट, अब कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, 2 कार्बन से 3 कार्बन कर रहे हैं. कार्बोक्सिलेशन जब भी करते हैं हमें विटामिन B7 चाहिए होता है.
ये एक्स्ट्रा कार्बन आता कहां से? ये कार्बन आता है बाइकार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट अपना कार्बन देता है। तो हमने अभी तक क्या किया? व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। मान लीजिए मेरे को 10 कार्बन चेन का फैटी एसिड बनाना है, ध्यान से सुनना, 10 कार्बन चेन का फैटी एसिड बनाना है। तो सबसे पहले मेरे को कितने एसिटाइल कोए बाहर भेजने पड़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में? 5, बिकॉज 1 एसिटाइल कोए कैन गिव 2 कार्बन्स। तो मैंने 5 भेजे, उसमें से मैंने एक लिया, ओनली 1 एसिटाइल कोए, एंड दैट 1 एसिटाइल कोए आई हैव कन्वर्टेड इनटू मेलोनाइल कोए। तो जब मैंने इसको 1 एसिटाइल कोए को कन्वर्ट कर दिया मेलोनाइल कोए में, अब कितने एसिटाइल कोए बच गए? 4। So I can say that if you send n molecules of acetyl CoA in the cytoplasm, उस n में से एक यूज कर लिया आपने, अगर एक यूज कर लिया तो अब कितने बच गए? n-1, n-1 एसिटाइल CoA तो अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं एज इट इज। सो अगर आपसे पूछे कि स्टेप नंबर 2 के बाद में कितने एसिटाइल CoA पड़े हुए हैं, आफ्टर स्टेप नंबर 2 हाउ मेनी एसिटाइल CoA इज स्टिल देयर, यू विल से n-1। और कितने मेलोनाइल CoA बन गए? 1 molecule of मेलोनाइल CoA, 1 molecule of मेलोनाइल CoA। So that is the important point। स्टेप नंबर 2 के बाद में आपके पास में अब क्या बचा हुआ है? हमारे पास में बचे हुए हैं n-1 molecules of acetyl CoA and 1 molecule of मेलोनाइल CoA। ये सारा जो रो मटेरियल आपने बना रखा है, ये सब आप एक फैक्ट्री के ऊपर रखते हैं। एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, बड़ा सा एंजाइम होता है, एक्स शेप जैसा दिखता है, उसका नाम होता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एसिटाइल कोए के, n-1 molecules of acetyl CoA and 1 molecule of मेलोनाइल CoA, you will put on fatty acid synthase complex। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, इसके ऊपर आप ये सारा रो मटेरियल डाल दोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर सारा ये रो मटेरियल डालोगे, ये फटाफट काम करेगा, इन सारे में से कार्बन कार्बन ले लेके कार्बन चेन विद एसिड जोड़ के आपको दे देगा, मतलब कि आपको फैटी एसिड बना के दे देगा। सो दिस इज द बेसिक रफ आउटलाइन दैट इज देयर कि फैटी एसिड बनता कैसे। तो अगर हम इन स्टेप्स को देखो, आप वापस से इन स्टेप्स को ध्यान से देखो, सबसे पहले आप आंसर करना, सबसे पहले आपने क्या किया था? यू हैव ट्रांसपोर्टेड, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए को ट्रांसपोर्ट किया था, कहां से किया था? माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, वाया विच शटल? सिट्रेट शटल। सेकंड स्टेप में क्या किया था? आपने जितने एसिटाइल कोए भेजे थे उसमें से कितने मॉलिक्यूल लिए थे? यू हैव टेकन जस्ट 1 molecule ऑफ एसिटाइल कोए व्हिच कन्वर्ट्स इनटू मेलोनाइल कोए वाया एंजाइम दैट इज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, बिकॉज ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी। सो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, सो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इज अ पार्ट ऑफ स्टेप 2 and this is the rate limiting step. Then comes the step number 3. Step number 3 is the series of reaction in the factory, and what is the name of the factory? Fatty acid synthase complex. A series of reaction will occur and ultimately you will get the desired fatty acid. अब हमें ये सीखना है ये फैक्ट्री काम कैसे करती है। हमने ये तो बोल दिया कि फैक्ट्री के ऊपर रो मटेरियल डालेंगे इस एक्स शेप के मॉलिक्यूल के ऊपर और हमें फैटी एसिड बना के दे देगी। ये फैक्ट्री काम कैसे करती है, हाउ दिस फैक्ट्री वर्क्स। सो लेट्स सी हाउ द सीरीज ऑफ रिएक्शन अकर्स ऑन फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। सो आफ्टर स्टेप नंबर 2 आप आंसर करो, ये ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 2 के बाद में, स्टेप 3 की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेप 2 के बाद में आपके पास में क्या बच गया था? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलोनाइल कोए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलोनाइल कोए यू वर हैविंग? 1 molecule. And how many molecules of acetyl CoA you were having? n-1 molecule, n-1। आप क्या करो, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 रिसेप्टर्स होते हैं। देयर आर 2 रिसेप्टर्स, पैन एसिड, सिस एसिड, 2 रिसेप्टर्स होते हैं, पैन और सिस। पैन के ऊपर ये जो मेलोनाइल कोए का मॉलिक्यूल है ये जुड़ता है पैन एसिड के ऊपर। मेलोनाइल कोए का जो मॉलिक्यूल था जो कि 3 कार्बन का था वो यहां पे जुड़ जाता है, और सिस एसिड पे जुड़ेगा ये जो n-1 मॉलिक्यूल है उसमें से एक मॉलिक्यूल ले लो एसिटाइल कोए का और उसको यहां पे रख दो, 2 कार्बन। अब इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। जब ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जब ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ तो जो मॉलिक्यूल बना दैट वाज एसीटो एसिटाइल कोए व्हिच इज ऑफ 4 कार्बन। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम ये देख रहे हैं ये आपस में ये मॉलिक्यूल जुड़ते कैसे और कार्बन की चेन कैसे बन रही। तो जो मेलोनाइल कोए था वो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए के साथ जुड़ेगा, 3 + 2 5 होना चाहिए था, लेकिन एक कार्बन बाहर निकल गया, जो टोटल 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है एसिटो एसिटाइल कोए। अब इसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस होगी।
इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके ऊपर 2 बार रिडक्शन रिएक्शन होगी. देयर इज गोइंग टू बी रिडक्शन, dehydration, reduction. So basically there are 2 times reductions are going to happen on this molecule. Reduction का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना. Reduction means we are going to add on hydrogen. हाइड्रोजन आएगा कहां से? हाइड्रोजन देगा कौन? हाइड्रोजन देगा NADPH. अगर आपने HMP शंट वाला वीडियो देखा है कार्बोहाइड्रेट यूनिट में तो आपको याद होगा NADPH के बारे में. NADPH देगा हाइड्रोजन, और जब ये सारी रिएक्शन हो जाएगी तब आपको मिलेगा 4 कार्बन चेन का फैटी एसिड. 4 कार्बन चेन फैटी एसिड. से फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक अ 10 कार्बन चेन फैटी एसिड. अब ध्यान से सुनना और सारे आंसर करना. मुझे 10 कार्बन चेन का फैटी एसिड चाहिए था. सो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को 10 कार्बन चेन का फैटी एसिड चाहिए था तो हाउ मेनी एसिटाइल कोए आई हैव टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म? 5. ये स्टेप नंबर 1 हो गया. आउट ऑफ 5 आप एक मॉलिक्यूल लेंगे एसिटाइल कोए का और उसको कन्वर्ट कर देंगे मेलोनाइल कोए में. सो इन द आफ्टर स्टेप नंबर 2 हाउ मेनी एसिटाइल कोए यू आर हैविंग? 4. एंड हाउ मेनी मेलोनाइल कोए? 1. ये सारा मटेरियल कहां रख देंगे आप? फैक्ट्री के ऊपर. फैक्ट्री में देयर आर 2 रिसेप्टर्स, पैन एसिड, सिस एसिड. वो जो मेलोनाइल कोए था वो तो हो गया, वहां पे पैन एसिड पे अटैच हो गया, और आपके पास जो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल पड़े हुए थे 4, उसमें से आप एक लेके और सिस एसिड पे अटैच कर दोगे. सो नाउ द मेलोनाइल एंड एसिटाइल कोई ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस होगी, 2 बार रिडक्शन भी होगा, और अल्टीमेटली आपको 4 कार्बन चेन का फैटी एसिड बन जाएगा. हमें 4 नहीं चाहिए था, हमें तो 10 चाहिए था. अब आप इसके ऊपर एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स बार बार अटैच करते रहोगे. अगर इसके ऊपर वापस से एक और एसिटाइल कोए अटैच किया, अब देखो वापस से सारी रिएक्शंस वापस होगी. आपने 4 कार्बन चेन फैटी एसिड तो बना दिया, और ये 4 कार्बन चेन कहां पे पड़ा हुआ है अभी? पैन एसएच के ऊपर. नाउ व्हाट यू विल डू इज, सिस एसएच खाली था, आप देखो क्योंकि सारी रिएक्शन जो हुई थी वो पैन एसएच के ऊपर हो रही थी, पैन एसएच के ऊपर हुई थी. ये इधर आ गया था सिस एसएच वाला, तो सिस एसएच खाली हो गया था. तो सिस एसएच के ऊपर वापस से एक नया एसिटाइल कोए आप यहाँ पे एड ऑन कर दोगे. आपके पास तो बहुत सारे एसिटाइल कोए पड़े हुए हैं, यहाँ एड ऑन कर दो. नाउ दिस 4 + 2 ये आपस में जुड़ेगा, और इसके अंदर भी वही रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन ये सब होगा. रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन ऐड होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वापस से रिडक्शन होगा, और अल्टीमेटली ये 4 + 2 मिलके 6 कार्बन चेन फैटी एसिड बना देगा. क्योंकि 2 बार रिडक्शन किया है तो 2 बार आपने NADPH यूज कर लिया. So now this second cycle is completed. So now we have 4 + 2 means 6 carbon chain fatty acid बन गया. अगर आपको 2 और जोड़ने हैं, so you take 1 more acetyl CoA, you will add on, and again you will get now 6 + 2 it is going to be 8, then 8 + 2 it is going to be 10. जब तक आप आपके डिजायर्ड नंबर तक नहीं पहुंचते ये साइकिल्स बार बार चलते रहेंगे. और जब आप आपके डिजायर्ड नंबर पे पहुंच गए कि मुझे इतना कार्बन चेन लेंथ चाहिए था, वो मिल गया, ये सारी स्टॉप रुक जाएगी. द प्रोसेस विल स्टॉप once the carbon chain length is achieved. जैसे ही आपको मिल जाएगा ये प्रोसेस अब बंद हो जाएगा. सो आप आंसर करो. फर्स्ट साइकिल जब आपने किया, जब पहली बार फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स ने काम किया, ध्यान से देखना यहां तक, दिस वाज द फर्स्ट साइकिल. फर्स्ट साइकिल था, उसके बाद में सेकेंड साइकिल हुआ था यहां तक. सो फर्स्ट साइकिल में आपने कितने कार्बन चेन का फैटी एसिड बनाया? 4. और कितने NADPH यूज किए थे? 2. सो आई कैन से इन द फर्स्ट साइकिल ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स 4 कार्बन चेन, 4 carbon has been attached, and after that each subsequent cycle will add on how many new carbons? 2. Every cycle has used how many NADPH? 2. अगर मेरे को पाल्मिटिक एसिड बनाना है, पाल्मिटिक एसिड तो 16 कार्बन चेन फैटी एसिड है. अगर 16 कार्बन चेन फैटी एसिड बनाना है तो मेरे को ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पे कितनी बार रिएक्शंस करने पड़ेंगे वो देखते हैं. फर्स्ट साइकिल में ऐड होंगे 4 कार्बन, देन वी आर गोइंग टू ऐड 2 more carbons, 2 more carbons, 2 more carbons, then 2 more, 2 more, 2 more. ये सब करके वी कैन मेक द 16 कार्बन चेन फैटी एसिड. तो अगर 16 कार्बन चेन फैटी एसिड बनाना है तो बेसिकली फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जो रिएक्शन है टोटल 7 टाइम्स करने पड़ेंगे. टोटल साइकिल्स जो हमें करनी पड़ेगी, द नंबर ऑफ साइकिल दैट वी हैव टू डू is the 7 cycles. 7 cycles करने पड़ेंगे. Each cycle uses how much NADPH? 2. क्योंकि आपने 7 cycles किए हैं, so it is going to be 7 into 2 comes out to be 14 NADPH.
पाल्मिटिक एसिड बनाने में कितने NADPH लगेंगे? 40। तो वो प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन बनाते हैं यहां से, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जब काम करता है तो पहली साइकिल में 4 कार्बन को ऐड करता है, उसके बाद दो ऐड होते हैं, एंड एवरी साइकिल में हाउ मेनी NADPH इज यूज्ड? 2, एंड बेस्ड ऑन दैट दे फ्रेम द MCQ. Now let's see some more detail about the fatty acid synthase complex. Fatty acid synthase complex के बारे में कुछ पॉइंट और देख लेते हैं. फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो होता है ऐसा एक्स शेप का मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल. इसके अंदर 2 आइडेंटिकल आर्म्स है. इट इज एक्स शेप मॉलिक्यूल. इट इज हैविंग 2 आइडेंटिकल आर्म, एक जैसी आर्म. हर एक आर्म में टोटल 6 एंजाइम है. देयर आर टोटल 6 एंजाइम इन ईच आर्म. सिक्स एंजाइम्स इन ईच आर्म. दोनों आर्म के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, and these receptors are called as ACPs. So, fatty acid synthase complex is X-shaped molecule. Each arm consists of 6 enzymes and 1 acyl carrier protein. 6 के 6 नाम तो याद नहीं रख सकते हम कि ये 6 एंजाइम कौन से, बट एक क्वेश्चन आता है which enzyme is not a part of fatty acid synthase complex. कौन सा एंजाइम जो है वो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स में नहीं होता? आप मेरे को सोच के बताओ लॉजिकली कि कौन सा एंजाइम नहीं होता होगा फैटी एसिड. मैंने आपको नाम नहीं बताया फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हिच एंजाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स? डू यू रिमेंबर द स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 क्या किया था? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था? फैटी एसिड सिंथेसिस में सिट्रेट को बाहर, एसिटाइल CoA को बाहर लाए थे सिट्रेट शटल से, इफ यू रिमेंबर. इफ आई जस्ट ओपन अप द स्टेप्स, हियर यू कैन सी द स्टेप नंबर 1, द स्टेप नंबर 2 and then the step number 3. These were the 3 steps. Look at the enzyme of the step number 2. What was the name of the enzyme of step number 2? Acetyl CoA carboxylase. Acetyl CoA carboxylase बिल्कुल अलग एंजाइम है, वो स्टेप नंबर 2 में आता है. फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 3. So I can say that acetyl CoA carboxylase is not a part of fatty acid synthase complex. तो जब भी ये क्वेश्चन आता है that how many what are the various enzymes are there in fatty acid synthase complex or which is not a part? Acetyl CoA carboxylase. It's not a part. It's completely a separate enzyme. So which is not a part of fatty acid synthase complex? The answer is going to be acetyl CoA carboxylase. It's not a part. Right? Let's talk about the regulation of fatty acid synthesis. Fatty acid का synthesis होता कैसे है? So we can say like this. ग्लूकोज जो होता है इट कन्वर्ट्स इनटू पाइरुवेट. पाइरुवेट कैन कन्वर्ट इनटू एसिटाइल CoA, and these acetyl CoA molecules will work like a raw material, and from that we are going to make the fatty acid. जितना ज्यादा एसिटाइल CoA होगा उतने ही ज्यादा फैटी एसिड बनेंगे. एसिटाइल CoA बनता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. So my question is, what will be the effect of insulin on fatty acid synthesis? Insulin fatty acid synthesis को बढ़ाएगा या कम करेगा? The concept is very simple that insulin जो होता है ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करता है. इंसुलिन तो ग्लूकोज को तोड़ता है, तो जितना ग्लूकोज टूटेगा उतना ही ज्यादा पाइरुवेट बनेगा और उतना ही ज्यादा एसिटाइल CoA बनेगा. The more the acetyl CoA, the more the fatty acid. So I can say द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन जो होता है फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है. इंसुलिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द फैटी एसिड सिंथेसिस, वेयरएज ग्लूकागोन इसका अपोजिट करेगा. ग्लूकागोन इज गोइंग टू इनहिबिट. इंसुलिन जो होगा स्टिमुलेट करेगा एंड ग्लूकागोन जो होगा इनहिबिट करेगा. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर देयर. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इसीलिए अगर आप इसको डायबिटीज के साथ रिलेट करो, मैं यहाँ पे क्लिनिकल को रिलेशन दे रहा हूँ, अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है. डायबिटीज जो थी मेनली 2 टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2. वैसे तो हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे अलग से, बहुत सारे टाइप के डायबिटीज होते हैं. टाइप 1, टाइप 1.5 में भी लाड़ा, केपीडी, टाइप 3, मोडी, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मेन है टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 में क्या होता है? देयर इज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स. बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन द इंसुलिन. इंसुलिन कम हो जाता है. वेयरएज टाइप 2 में देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन कम नहीं होता लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं. रिसेप्टर में रेजिस्टेंस आ जाता है, रिसेप्टर काम नहीं करते,
और उसको कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन ज्यादा होता है लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाता क्योंकि रिसेप्टर खराब है। तो आप देखो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन कम है और टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा होता है। इंसुलिन, आप यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, इंसुलिन स्टिमुलेट्स फैटी एसिड सिंथेसिस, द मोर द इंसुलिन द मोर द फैटी एसिड सिंथेसिस। सो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो फैट ज्यादा बनेगा, इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज वाला पेशेंट जो होता है वो ओबेस होता है, वेट गेन होता है उसको। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में तो इंसुलिन बहुत ही कम है, अगर इंसुलिन कम है तो फैट सिंथेसिस नहीं होगा, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में वेट लॉस होता है। सो दैट इज बेसिकली अ क्लिनिकल कोरिलेशन दैट इज देयर। ये हम एंडोक्राइन में भी वापस इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। टाइप 1 वाले में इंसुलिन कम होता है इसलिए वेट लॉस हो जाता है, टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा होता है इसलिए वेट गेन होता है। सो दिस इज हाउ द फैटी एसिड सिंथेसिस अकर्स। नाउ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, कि फैटी एसिड को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। अभी तक हमने देखा फैटी एसिड को बनाते कैसे, अब हम ये देखेंगे कि फैटी एसिड को हम यूज कैसे करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। When it comes to fatty acid oxidation, means the burning of the fat. There are three types: the beta oxidation, alpha oxidation, and omega oxidation. So here are the three fatty acids to make you understand the difference between the beta, alpha, and omega oxidation. Let's do the carbon numbering. The carbon which is next to the functional group, it is called as the alpha carbon. Then is the beta carbon. The same numbering I am doing here. The carbon next to the functional group is alpha, then is the beta. There is one more numbering that we have learned. The last carbon is called as omega carbon. The omega 1, omega 2, likewise. तो तीन टाइप का फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है। फैटी एसिड का मतलब तो पता है ना आपको, कार्बन चेन विद एसिड। हम फैट को बर्न क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो जब आप फैट को बर्न करते हो, तो जब आप फैट को कट करते हो तो अलग अलग तरीके से कट कर सकते हो। अगर आपने बीटा कार्बन के सामने से कट किया, यहां से अगर आपने फैटी एसिड को कट किया, इसको हम बोल देंगे बीटा ऑक्सीडेशन। अगर आपने अल्फा कार्बन के सामने से कट किया तो इसको हमने बोल दिया अल्फा ऑक्सीडेशन। अगर आपने ओमेगा कार्बन के सामने से कट किया तो बोल दिया ओमेगा ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली तीन टाइप का ऑक्सीडेशन होता है, डिपेंड करता है कि आप कट कहां पे लगा रहे हो, फैटी एसिड को कट कहां से कर रहे हो। अगर आपने बीटा कार्बन के सामने से कट किया तो बेसिकली आपने ये दो कार्बन को फैटी एसिड से अलग कर दिया। ये जो दो कार्बन है, दीज टू कार्बन मॉलिक्यूल्स, दीज टू कार्बन आर गोइंग टू मेक द एसिटाइल कोए। ये दो कार्बन जो है एसिटाइल कोए बनाएंगे, क्योंकि एसिटाइल कोए इज अ टू कार्बन मॉलिक्यूल, एसिटाइल कोए बनाएगा। एसिटाइल कोए जो होता है वो क्रेब्स साइकिल चलाता है, टीसीए साइकिल चलाएगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा, और क्रेब्स साइकिल चलेगी तो एनर्जी बनेगी। सो दिस इज हाउ द बर्निंग ऑफ द फैट इज गोइंग टू गिव अस द एनर्जी। You cut in the front of the beta carbon, two carbon will separate out, these two carbon will make the acetyl CoA Krebs cycle चलाएगा और ATP मिल जाएंगे। But if you do alpha oxidation, अगर आपने alpha oxidation किया तो कितने कार्बन सेपरेट हुए? एक ही कार्बन सेपरेट हुआ। अगर एक ही कार्बन सेपरेट होगा, if there is only one carbon cannot make acetyl CoA, no acetyl CoA, no acetyl CoA means no energy, क्योंकि no acetyl CoA means no TCA cycle, no Krebs cycle, means no energy. Even if you do omega oxidation, अगर आपने ओमेगा कार्बन के सामने से कट भी किया तो एक ही कार्बन अलग होगा, तो वही सेम कहानी होगी। अगर एक ही कार्बन अलग हुआ, वन कार्बन मींस नो एसिटाइल कोए, नो क्रेब्स साइकिल, नो एनर्जी। Right? So you can see that we can cut the fatty acid in the three ways. बीटा कार्बन के सामने कट करो तो एनर्जी मिलेगी, अल्फा और ओमेगा के सामने करोगे कुछ नहीं मिलेगा। सो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है इसको तो हम बोलते हैं मेजर ऑक्सीडेशन पाथवे। अल्फा एंड ओमेगा जो हो गया, ये हो गया माइनर ऑक्सीडेशन पाथवे, क्योंकि इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो हमारी बॉडी में ज्यादा बीटा ऑक्सीडेशन ही होता है, अल्फा और ओमेगा तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। कुछ फैटी एसिड का ही होता है अल्फा और ओमेगा ऑक्सीडेशन, बाकी मेनली बीटा ऑक्सीडेशन ही होता है। So now let's focus on the beta oxidation. ये beta oxidation हो कैसे रहा है? Now we'll see the beta oxidation process, the steps of the beta oxidation. फैटी एसिड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, पड़े रहते हैं। बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन, आप नाम में देखिए ऑक्सीडेशन वर्ड आ रहा है, ऑक्सीडेशन वर्ड आ रहा है मतलब कि ये जो होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना चाहिए। तो फैटी एसिड
का जो ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, तो सबसे पहले मेरे को फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाना पड़ेगा। अब फैटी एसिड को अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाना है तो फैटी एसिड को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि भाई तू एक्टिवेट हो जा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कूद। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग एटीपी इनटू पिक्चर। एटीपी लेके आएंगे, एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एएमपी, नॉट एडीपी, एएमपी। और अब ये जो एनर्जी हमने इसको दिया फॉस्फेट, उसकी वजह से फैटी एसिड एक्टिव हो जाएगा और एक्टिवेटेड फैटी एसिड को हम बोलते हैं एसाइल कोए। ध्यान से पढ़ना, ये एसिटाइल नहीं है, ये है एसाइल। एसाइल वर्ड का मतलब होता है एक्टिवेटेड। सो नाउ दिस इज एक्टिवेटेड फैटी एसिड। सो यू आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एटीपी। आपने एसाइल कोए बनाया किसकी मदद से? एटीपी की मदद से। तो एंजाइम का नाम हो गया एसाइल कोए सिंथेटिस। एंड दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, एसाइल कोए सिंथेटिस। अब ये एक्टिवेटेड हो गया फैटी एसिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कूदेगा। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कूदता है, व्हेन दिस एसाइल कोए ट्राई टू एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से तो आगे निकल जाता है, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो उसको जाने ही नहीं देता। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है हमें, जो इसको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर इज कैट। आप ऐसा मान लीजिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कैट बैठी हुई है, वो एसाइल कोए को अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। सो द स्टेप नंबर 2 इज विद द हेल्प ऑफ कैट, द फुल फॉर्म ऑफ कैट इज कार्निटिन एसाइल ट्रांसपोर्टर। विद द हेल्प ऑफ दैट द एसाइल कोए विल कम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे ही फैटी एसिड अंदर आ गया, अब तो कुछ नहीं करना है, बीटा ऑक्सीडेशन करना है, मतलब कि बीटा कार्बन के सामने से कट करना है। सो नाउ द स्टेप नंबर 3 विल बी बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। Means we are going to cut in the front of beta carbon, that is going to be the step number 3। और जब आप बीटा कार्बन के सामने से कट करोगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिटाइल कोए, which can run the TCA cycle, which can give the energy। So basically there are 3 steps। बहुत ही सिंपल है। बीटा ऑक्सीडेशन के 3 स्टेप क्या है? सबसे पहले उसको एक्टिव कर दो फैटी एसिड को। एक्टिवेटेड फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? एसाइल कोए। वो जंप करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कौन सी मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है? इनर। वहां पे कौन बैठा हुआ है? कैट। वो लेके जाएगी इसको अंदर, और जैसे ही अंदर पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़ देगा बीटा कार्बन के सामने से, और एसिटाइल को मिलेगा, क्रेब्स साइकिल बनाएगा और एटीपी निकलेंगे। सो दिस इज हाउ द बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स। नाउ दिस वाज योर एग्जाम नीट पीजी क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर व्हिच ट्रांसपोर्ट्स द एसाइल कोए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया? कैट, कार्निटिन एसाइल ट्रांसपोर्टर। लेट्स राइट डाउन द समरी। द स्टेप 1, the step 1 is the synthesis of the activated fatty acid, which is called as acyl CoA via acyl CoA synthetase। The transport of acyl CoA through inner mitochondrial membrane via CAT, carnitine acyl transporter। And the third step is beta oxidation proper, beta oxidation proper। तो अगर आप फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी? अगर हम उसकी कैलकुलेशन में जाते हैं तो इट इज क्वाइट लेंदी और उसका कोई यूज नहीं है। हम केवल डायरेक्ट याद ही रख लेते हैं, जो कि हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कि जैसे मान लीजिए पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड है, अगर आपने इसका बीटा ऑक्सीडेशन किया तो कितने एटीपी मिलेंगे? 106। अगर आपने एस्टिरिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन किया तो कितने एटीपी मिलेंगे? 120। कैसे आते हैं इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आप केवल इसको डायरेक्ट याद कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 106 एटीपीस मिलेंगे, 106 एटीपीस मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फैटी एसिड को एक्टिव करना है, एक्टिवेटेड फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में कूदेगा और बीटा कार्बन के सामने से काटेंगे तो उसको बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन की। अल्फा ऑक्सीडेशन सारे फैटी एसिड का नहीं होता, ये कुछ ही फैटी एसिड का होता है, और पर्टिकुलरली ये होता है फाइटेनिक एसिड का। फाइटेनिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जिसका अल्फा ऑक्सीडेशन होगा, और ये फाइटेनिक एसिड मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हम खाते हैं उसके अंदर फाइटेनिक एसिड होता है, और ये पहुंच जाता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। तो जब फाइटेनिक एसिड हमारे न्यूरॉन्स के अंदर पहुंचता है तो ये वहां पे पेरोक्सिसोम्स में, इन द पेरोक्सिसोम्स ऑफ द न्यूरॉन्स, इस फाइटेनिक एसिड का अल्फा ऑक्सीडेशन होगा। और ये कौन कराएगा? इसके लिए जो सबसे मेन एंजाइम होता है अल्फा ऑक्सीडेशन कराने के लिए, दैट इज फाइटेनॉइल कोए हाइड्रोक्सिलेज।
दिस इज द मेन एंजाइम which will cut the phytanic acid in the front of alpha carbon. जब आप अल्फा कार्बन के सामने से कट करोगे तो 1 कार्बन प्रोडक्ट निकलेंगे प्लस नो एनर्जी, बिकॉज 1 कार्बन कैन नॉट मेक एसिटाइल कोए, सो देयर इज नो एनर्जी. सो फाइटेनिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से कोई एनर्जी बनती नहीं है. एक्चुअल में फाइटेनिक एसिड हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, वो न्यूरॉन्स तक पहुंच जाता है और हम नहीं चाहते वहां पे पड़ा रहे, तो हम इसको तोड़ तोड़ के खत्म कर देते हैं. और कौन तोड़ेगा इसको? फाइटेनॉइल कोए हाइड्रोक्सिलेज. कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर ये एंजाइम नहीं होता है. अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये रिएक्शन नहीं होगा. ये रिएक्शन नहीं होगा तो फाइटेनिक एसिड जो होंगे वो न्यूरॉन्स के अंदर इकट्ठे होने लग जाएंगे और उसकी वजह से न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे. सो आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर डिजीज इज रेफर्ड एज रेप्सम डिजीज. इसको हम बोलते हैं रेप्सम डिजीज. रेप्सम डिजीज में देयर इज गोइंग टू बी न्यूरोनल डीजनरेशन. न्यूरोनल डीजनरेशन होगा. रेटिना के न्यूरॉन्स भी खराब हो जाते हैं, रेटिनाइटिस हो जाता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. सो रेप्सम डिजीज में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि फाइटेनिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है और न्यूरॉन्स को खराब कर रहा है. इसको ठीक कैसे करें? ठीक करने का बहुत सिंपल तरीका है. ये जो फाइटेनिक एसिड है ये मिलता कहाँ पे? ये मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में. ये पहुंचा कैसे था? वहां से ग्रीन लीफी वेजिटेबल से पहुंचा था. तो हमें पेशेंट को बोलना है कि अब तुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना है क्योंकि तू उसको पचा नहीं सकता. देयर इज द फाइटेनिक एसिड विच यू कांट मेटाबोलाइज. सो द ट्रीटमेंट इज अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. We need to avoid green leafy vegetables. When it comes to the energetics of alpha oxidation में कितनी एनर्जी बनती है? नो एनर्जी. Neither the energy in invested nor generated. ना तो इन्वेस्ट की है ना बनती है, कुछ नहीं होता. ये अल्फा ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में चल ही इसलिए रहा है, खाली इस फाइटेनिक एसिड को कैसे भी करके खत्म करना है इसलिए चलता है, क्योंकि इससे कोई एनर्जी बनती नहीं है. जस्ट अ माइनर पाथवे, माइनर ऑक्सीडेशन पाथवे. एक स्पेशल सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर फैटी एसिड जो है वो बहुत ही बड़ा है, मींस इट इज हैविंग मोर देन 22 कार्बन्स. द कार्बन चेन लेंथ इन द फैटी एसिड इज मोर देन 22 कार्बन्स. फैटी एसिड क्या होता है? कार्बन चेन विद एसिड. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें मोर देन 22 कार्बन्स है, मोर देन 22 कार्बन्स. वेरी लॉन्ग फैटी एसिड. अगर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन करने में प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता है कि अगर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना पड़ता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कैट की. तो कैट की एक लिमिट है. कैट इतने बड़े फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये इसके अंदर जा ही नहीं सकता, ये इसके अंदर नहीं जा सकता. वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकते. तो इसको कहां पे मेटाबोलाइज करें? वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकते, तो इनका मेटाबॉलिज्म जो है फिर हमें करना पड़ता है पेरोक्सिसोम्स में. ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड फिर पेरोक्सिसोम्स के अंदर आते हैं और फिर यहां पे पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स काम करते हैं और इसको छोटे छोटे फैटी एसिड्स में तोड़ देते हैं और फिर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. सो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से हमें 3 क्वेश्चन याद रखने हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहां पे होता है, कौन से ऑर्गेनेल में होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. कौन सा ऑर्गेनेल उसमें हेल्प करता है? पेरोक्सिसोम्स. सेकंड, कभी कभी क्या होता है कि ये जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ये पेरोक्सिसोम के अंदर तो आ गए, लेकिन कभी कभी ये पेरोक्सिसोम्स के एंजाइम्स काम नहीं कर रहे होते. अगर पेरोक्सिसोम के एंजाइम्स डिफेक्टिव है तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और इसको हम बोलते हैं ज़ेल-वेगार सिंड्रोम. अगर पेरोक्सिसोम के एंजाइम्स का म्यूटेशन हो रखा है तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एक्यूमुलेट्स हो जाएंगे और दैट इज कॉल्ड एज ज़ेल-वेगार सिंड्रोम. सम टाइम व्हाट हैपेंस इज, ये जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं इसको पेरोक्सिसोम्स के अंदर लाना पड़ता है, फिर जाके इनका मेटाबॉलिज्म होता है. कभी कभी ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये डिफेक्टिव होता है. अगर ये ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव है तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड अंदर जाएगा ही नहीं, तो मेटाबोलाइज नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी. दिस इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड
एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। सो 3 पॉइंट याद रखने, 3 पॉइंट याद रखने वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की। क्या याद रखना है? सबसे पहला, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता कहां पे? पेरोक्सिसोम्स के अंदर। कौन लेके जाता है इसको अंदर? अगर वो नहीं लेके जा पा रहा है तो एड्रिनल ग्लैंड खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। अगर अंदर चला गया और अंदर एंजाइम काम नहीं कर रहे तो पेरोक्सिसोम के अंदर ये इकट्ठा हो जाता है और इसको हम बोलते हैं ज़ेल-वेगर सिंड्रोम। दीज आर द 3 थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। सो आई एम राइटिंग द समरी ऑफ दीज 3 थिंग्स हियर। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसको अभी लिखूंगा मैं, पहले ये देख रहा हूं। पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स अगर ये डिफेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं ज़ेल-वेगर सिंड्रोम। ज़ेल-वेगर सिंड्रोम। If the transport of the very long chain fatty acid to peroxisome is defective, this is called as X-linked adrenoleukodystrophy. These 2 questions just now we have discussed. जस्ट इसके पहले मैंने आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। सो अगर किसी को फाइटोनोइल कोए हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो फाइटेनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रेफसम डिजीज। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से हमें कितने एटीपी मिलते हैं? 106 एटीपीज मिलते हैं। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द समरी ऑफ द वेरियस फैटी एसिड ऑक्सीडेशंस। सो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या सीखा? इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले ये सीखा कि फैटी एसिड बनता कैसे। फैटी एसिड बनाने के लिए बेसिकली हमें कार्बन चेन विद एसिड बनाना है। कार्बन आएगा कहाँ से? एसिटाइल कोए देगा। एसिटाइल कोए लेके आएंगे, एक शेप का मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर डालते हैं और फैटी एसिड बन के आ जाता है। जब आप उस फैक्ट्री के ऊपर डालते हो सारा रॉ मटेरियल, फर्स्ट बार जब वो फैक्ट्री काम करती है, इन द फर्स्ट साइकिल हाउ मच कार्बन्स आर एडेड? 4 कार्बन्स। After that, each cycle will add 2 new carbons and ultimately you will get the desired fatty acid. हर साइकिल में कितने NADPH यूज होते हैं? 2 NADPH. This is how the fatty acids are made. Then comes the fatty acid oxidation. Fatty acid oxidation में मैंने आपको बताया 3 टाइप का होता है, बीटा, अल्फा एंड ओमेगा। मेजर होता है बीटा। आप कहाँ पे कट कर रहे हो उसके बेसिस पे 3 टाइप है। बीटा कार्बन के सामने कट किया तो बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा के सामने किया तो अल्फा, ओमेगा के सामने किया तो ओमेगा। क्योंकि बीटा कार्बन के सामने कट करते हैं तो 2 कार्बन एट अ सेम टाइम रिलीज होते हैं, वो एसिटाइल कोए बनाते हैं और उससे एनर्जी मिलती है। अल्फा और ओमेगा में एनर्जी नहीं मिलती क्योंकि एक एक कार्बन ही अलग होता है। फिर हमने देखा था बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले फैटी एसिड को एक्टिव करना है, उसको हम बोलते हैं एसाइल कोए। वो जंप करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको लेके कौन जाएगा? कैट। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स उसको बीटा कार्बन के सामने कट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन। Then we have discussed about the concept of alpha oxidation, जो कि केवल फाइटेनिक एसिड के लिए होता है और कहाँ होता है? न्यूरॉन्स में होता है। जो फाइटेनिक एसिड हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में खाते हैं उसको न्यूरॉन्स के अंदर खत्म करने के लिए फाइटेनॉइल कोए हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है जो एक एक कार्बन को तोड़ तोड़ के अलग कर देता है। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं है तो फाइटेनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो इकट्ठा हो जाता है और न्यूरॉन्स खराब हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेफसम डिजीज। और रेफसम के ट्रीटमेंट में वी हैव टू अवॉइड द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। Then we have discussed about the very long chain fatty acid oxidation. बहुत बड़े जो फैटी एसिड्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा नहीं सकते, तो उनको हम मेटाबोलाइज करते हैं पेरोक्सिसोम में। अगर पेरोक्सिसोम के एंजाइम खराब है तो इसको हम बोल देते हैं ज़ेल-वेगर सिंड्रोम। और अगर आप इसको पेरोक्सिसोम के अंदर ले जा ही नहीं पा रहे हो, पेरोक्सिसोम तो है लेकिन आप उसके अंदर ले जा नहीं पा रहे हो, ट्रांसपोर्ट खराब हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज X-linked adrenoleukodystrophy. दिस इज ऑल अबाउट द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।